नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट, पटीदार, ईसाई और मुसलमान जो भी जनरल वर्ग में आता है, किसी भी धर्म का हो, उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ उन समुदायों को इसमें नहीं रखा गया है जिसमें पहले से जिन्हें आरक्षण हासिल है। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया। 124वां संविधान संशोधन बिल है ये, और बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, शिक्षा के लोन में ब्याज का हिस्सा सरकार देती थी, मगर उससे बहुत लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को 10% आरक्षण देने का निर्णय किया है। जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आती है। उसमें पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है। फिर मीडिया क्यों लिख रहा है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलेगा, जबकि सरकार पहले दिन से साफ साफ कह रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के इस 10% आरक्षण में हिंदू हैं, मुसलमान हैं और ईसाई हैं। उन सभी लोग हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। यही बात जेटली ने भी दोहराई। अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए। तो आप मीडिया को गरीब सवर्णों को आरक्षण लिखने दीजिए। सच्चाई यह है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस 10% में रखा गया है। इसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं और अन्य जातियां भी हैं, जैसा कि थावरचंद गहलोत ने कहा। संविधान संशोधन में एक बात लिखी है कि राज्य सरकारों को सरकार से सहायता प्राप्त या बगैर सहायता प्राप्त के चलने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ देने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी प्राइवेट संस्थाओं में लाभ मिलने वाला है। बहुतों को लगा कि ये कोई नई बात है, लेकिन अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले से ही आरक्षण के प्रावधानों में ये बात रही है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा, इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है, उसके अनुपालन के अनुसार यह सब होगा। अब इसका हम इतिहास देखें। पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वो एससी एसटी के लिए था। और एससी एसटी के साथ विशेषता ये थी, और मुझे लगता है हम लोगों को ये अलग कल्पना समझ लेनी चाहिए कि कोई एससी या एसटी परिवार में पैदा हुआ, जीवन में बहुत तरक्की भी कर ले और सोचे कि मेरी जात बदल सकती है, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये एक व्यवस्था है, वो ऐसे फ्लोर पे बहे जिसका सीढ़ी या जीने के साथ दूसरे से संबंध नहीं है। वो ऊपर चढ़ना भी चाहे, सामाजिक आधार पर नहीं चढ़ सकता। और सदियों तक उन्होंने कहा कि इससे क्योंकि इनजस्टिस हुआ है, तो इसके कल्पना की दृष्टि से पहले दिन से धारा 15 में शिक्षा के संबंध में और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में हम लोगों ने प्रावधान कर दिया।
अरुण जेटली ने अपने भाषण में आरक्षण को लेकर चलने वाले कई प्रकार के व्हाट्सएपीय कुतर्कों पर प्रहार किया। कई चैनलों पर तो बाकायदा बहस होती थी कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। जैसा कि सुना, उन्होंने कहा कि बहुत तरक्की कर भी लें तो मेरी जात नहीं बदल सकती, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अभी भी कह रहे थे। यही नहीं, आरक्षण विरोधी लोग अब आरक्षण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यह बदलाव तो आया है। रिजर्व कैटेगरी को मेरिट के खिलाफ बताने वाले लोग भी अब रिजर्वेशन के सपोर्ट में आ गए हैं। यह आरक्षण की ताकत है कि विरोधी किनारे पड़ गए, सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए। इससे साफ हो जाता है कि इसका विरोध तभी तक होता है जब तक नहीं मिलता है। जेटली ने भी मेरिट को लेकर बराबरी की बात करने वालों को एक तरह से करारा जवाब दिया। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है, इक्वालिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वो अपने आप में अन्याय होगा। मैं पहली बार मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अरुण जेटली जी को कि उन्होंने ठीक कहा कि आप एक अवसर नहीं कर सकते हैं, आपको विशेष अवसर देना पड़ेगा। तो तीन तरह के लोग हैं इस समाज में। एक समाज के लोग हैं जिनको अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कहा जाता था, तो उसको तो समाज ने किसी वर्ग में रखा ही नहीं था, वो तो अनटचेबल था, उसको तो छूने से भी पाप माना जाता था, गांव के बीच में नहीं रह सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो वो आदमी की श्रेणी में था ही नहीं। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता है लेकिन आदमी से नफरत किया जाता था। तो उस परिस्थिति में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेज जाने लगे, उसके बाद कहते हैं हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुद्दे को उठाया कि हम ना तो हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के लिए तुम पाकिस्तान दे रहे हो, हमारे लिए क्या है? मुसलमान कहता है तुम हिंदू हो, हिंदू कहता है तुम अछूत हो। तब उसके बाद जाकर के पूना पैक्ट जो है बना और उनको वहां से आरक्षण का लाभ मिला। जो कल तक रिजर्वेशन का विरोध करते थे, आज वो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ गए और उससे दलित का हक मारा नहीं जाता है, पिछड़ी जाति का हक नहीं मारा जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, ये बात तो सही कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग वर्षों से ये तर्क बिल्डअप कर रहे थे, बना रहे थे कि कंपटीशन से फैसला होना चाहिए मेडिकल इंजीनियरिंग में, रिजर्वेशन से नहीं, वो लोग ये बात समझ सकते हैं कि उनकी दलील के समर्थन में संसद में आज एक भी सांसद खड़ा नहीं था, जितने सांसदों को मैंने सुना। इसलिए वो आज इस बहस को छोड़ के कौन बनेगा करोड़पति देख सकते हैं। यह बात सही है कि कई दलों ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण देने की बात की थी, इसे लेकर कोई व्यापक विरोध कभी नहीं हुआ। जरूर नरसिम्हा राव ने अधिसूचना जारी की, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ, मगर प्रस्ताव संविधान संशोधन बिल के रूप में पहली बार लोकसभा में रखा गया। इस कारण विरोधी दलों ने राजनीतिक मंशा और 4.5 साल बाद लाने के नाम पर आलोचना तो की, मगर विधेयक की कल्पना का विरोध किसी ने भी नहीं किया। शिवसेना के आनंद राव अरसुल ने भी भाषण देते हुए सरकार के विधेयक का समर्थन किया और कुछ सुझाव भी दिए। एक उदाहरण, धनगर, मराठी में र और ड का फर्क है। ये सही माने में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये उसी कारण उनको ये लाभ नहीं मिलता है। गोंद गोवारी दोनों एक ही है, जहां खाली गोंद है उसको मिलता है, गोवारी सामने लिखा है तो नहीं मिलता है। तो ये जो बातें हैं तो गौर से हमने देखना चाहिए। अल्टीमेटली जो भी उनके लिए रिजर्वेशन रखा है, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं, उनको शामिल करना है। रामविलास पासवान ने न सिर्फ अपनी सरकार के बिल का सपोर्ट किया, बल्कि न्यायपालिका से लेकर निजी क्षेत्र में भी 60% सभी को आरक्षण देने की मांग की।
पासवान ने कहा कि जनता एनडीए को दोबारा सत्ता में लाए, न्यायपालिका से लेकर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का काम मोदी जी कर देंगे। पासवान ने यह भी कहा कि इसे कोर्ट में जाने से रोकने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। हम एक बात करना चाहते हैं कि अब ये 60% जो रिजर्वेशन हो गया है, इसको 9वीं सूची में डाल दीजिए। जो ही 9वीं सूची में आएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा कोई, नहीं तो कोर्ट में बखेड़ा हमेशा उड़ते रहता है। इसलिए इसको जो है तुरंत क्या कहते हैं, इसको 9वीं सूची में डालिए। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम हो गई है और इसके लिए वर्तमान सरकार दोषी नहीं है। 1991 में जब सरकार नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी तो पेंडोराज बॉक्स खोला गया था। उसमें जो क्या कहते हैं कि ला करके जो है कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ होगा, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो जब प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ जा रहा है तो दूसरा जगह काम कीजिए कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, उसकी भी बात कीजिए। और वह ना सिर्फ SC/ST के लिए, ना सिर्फ SC/ST BC के लिए, बल्कि क्या कहते हैं ये 60% जो आरक्षण दे रहे हैं, इसके लिए जो है वहां भी 60% आरक्षण होना चाहिए। तीसरा चीज है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है, खाली अमीर का बेटा क्या कहते हैं बंद जाएगा। ऊंची जाति में भी गरीब का बेटा नहीं होता है, कॉलेजियम में किसका है। इसलिए जो है इंडियन जुडिशियल सर्विस जो है उसको क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि तुरंत जो कहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस करवाइए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आवे और हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को उसमें जो है स्थान मिले। तो अब आरक्षण का विषय बड़ा आकार ले रहा है। आप देख रहे हैं कि किस अलग अलग पहलुओं से मांग हो रही है। सभी धर्मों के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% देने के साथ प्राइवेट सेक्टर में 60% आरक्षण देने के सवाल पर प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की क्या राय होगी, उनका इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम विरोधी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, उसे देखकर नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का कोई विरोध होगा। सरकार को आज ही कर देना चाहिए था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी भी कैटेगरी के उन बच्चों को सबसे पहले आरक्षण का लाभ मिले जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बाद में मिले, सीट बच जाए तो। कुशवाहा ने भी प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की बात की। अनुप्रिया पटेल ने भी इसका सपोर्ट किया। इस बहस में तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद का बयान अलग था। आप जानते हैं कि तेलंगाना ने मुसलमानों को 12% आरक्षण देने का बिल पास किया है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। तेलंगाना के टीआरएस के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार उनके बिल का भी समर्थन करे। In conclusion, I want to reaffirm TRS party support to this bill with certain amendments. We also wanted to remind the government to support Telangana's reservation policy and hope the government will do so, sir. आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिजेक्ट किया है। हाई कोर्ट ने भी कई फैसलों में रिजेक्ट किया है। AIADMK के नेता ने सांसद ने आर्थिक आधार की आलोचना की। कहा कि तमिलनाडु की तरह जाति के आधार पर 69% आरक्षण दिया जाए। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने इस पहलू पर जोर दिया और कहा कि सरकार के पास क्या कोई ऐसी प्रणाली है कि वह किसी की आर्थिक स्थिति में आने वाले बदलाव को पहचान सके। कल जो अमीर था आज गरीब हो सकता है, जो गरीब था वो कल अमीर हो सकता है। तब सरकार उसकी पहचान कैसे करेगी? Through the economic progress, a family may progress further. A family may also come down in the economic strata. So what will be the mechanism of identifying, or once one is identified, as it happens, once one is identified in a caste line, he is identified in the caste line because he doesn't change his caste. He cannot change his caste. But in an economic criteria, this needs adequate reformation every 10 years. That is not there in the bill. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और सपा के धर्मेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि जाति की जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हर जाति को उसकी आबादी के अनुपात से आरक्षण दे दिया जाए, भले ही आरक्षण 100% हो जाए। पिछड़ों की जो तादाद, सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबरी कर लो, SC ST OBC की, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय में कर लो, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आपने बनाए उसमें कर लो, जो गवर्नर आपने बनाए उसमें कर लो, जो PSUs में बैठाए उसमें कर लो, जो न्यायपालिका में जो असमानता है उसमें समानता कर लो, जो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर अध्यक्ष जी SC ST OBC का कोई नहीं है, जरा उसमें समानता कर लो। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो असमानता है जरा उसमें भी आप कर लो।
कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान के 124वें संशोधन का समर्थन किया है। बसपा और सपा ने भी तो किया ही है। पार्टी की तरफ से जिस बहस में पहली बार सांसद थॉमस ने हिस्सा लिया और समर्थन करते हुए जेपीसी की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि वो 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल दी जाने वाली थी कहां हैं। 19A जिसमें कहा गया है कोई भी बिल आए, कोई भी, ये तो संविधान का संशोधन है, कोई भी बिल आए तो 2 दिन पहले उसका नोटिस और उसको सर्कुलेट करना अनिवार्य रहता है। मगर आपकी क्या कमिटमेंट है इसका पता चल रहा है कि ये कल फैसला आज आखिरी घड़ी में अंतिम दिन ये बिल लेके आए हैं, तो यानी कि आपको भी विश्वास नहीं था इस फैसले। तो अगर ये आपकी कमिटमेंट होती तो पहले साल तो लाना चाहिए था, पहले लाना चाहिए था, मगर अभी भी कम से कम 2 दिन का तो अवसर देना चाहिए था। मगर आप अंतिम दिन, तो आपकी क्या कमिटमेंट है इसको लेकर हमें शक होता है। जैसे 2 करोड़ नौकरी जुमला निकल गया, 15 लाख जुमला निकल गया, ये जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये नीति सही है, ये सिद्धांत सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। तो सभी दलों ने सभी धर्मों और जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया। सबने यह भी रेखांकित किया कि नौकरियां कहां हैं, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह एक सवाल है, मगर जो तबका गरीबी के कारण आरक्षण की मांग कर रहा था, क्या वो इसका स्वागत नहीं करेगा? करेगा। क्या हम आज के बाद सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी 60% आरक्षण के करीब पहुंचने जा रहे हैं? न्यायपालिका में आरक्षण के करीब पहुंचने जा रहे हैं। ओबीसी आबादी के हिसाब से आरक्षण के सवाल को बड़ा करने जा रही है। हम योगेंद्र यादव से बात करेंगे। योगेंद्र जी, बुद्धिजीवी लोगों ने और अन्य लोगों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन लोकसभा में जब मैं भाषण सुन रहा था तो किसी ने भी इसकी मूल भावना का विरोध नहीं किया। तो क्या हम माने कि आरक्षण से बड़ा मुद्दा इस देश में कोई भी नहीं है जिस पे इतने सारे राजनीतिक दल 24 घंटे से कम समय में सहमत हो सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता रवीश, लेकिन दरअसल हो ही रहा है कि ये एक तरह का वाकपटुता का खेल है। मुझे याद आ रहा है 2013-14 इलेक्शन से पहले, आपको ध्यान है, कांग्रेस हारने वाली थी, हालत खराब थी, और तब कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। वो क्या था? जाट आरक्षण। तो कांग्रेस ने कहा जाटों को आरक्षण देंगे। कांग्रेस को पता था कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा, बीजेपी को भी पता था कि नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने कहा हाँ आप करो, हम क्यों बुरे बने। तो सबने मिलकर पास कर दिया, और अंत में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो सब जानते थे चुनाव के बाद, और चुनाव में जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। मुझे लगता है इस बार बिल्कुल वैसा ही एक और खेल हो रहा है। बीजेपी तकलीफ में है, 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, और रोजगार का सवाल इस देश का बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बीजेपी के पास जवाब नहीं है, तो ऐसे में मास्टर स्ट्रोक खेलो, ये 10% रिजर्वेशन वाला, और उसमें कांग्रेस को पता है कि शायद ना तो ये पास होगा, और पास होगा तो आगे जुडिशरी में एक्सेप्ट नहीं होगा, और हो भी गया तो इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, तो हम क्यों बुरे बने। कांग्रेस कह रही है ठीक है भाई, हम समर्थन कर देते हैं। तो लोकसभा में इस वक्त जो हो रहा है वो एक पाखंड है। हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ हमें इसके विरुद्ध खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, हर कोई दिखना चाहता है कि भाई मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये हो रहा है, हाँ ऐसे पाखंड से कभी कभी छोटा फायदा होता है, और फायदा उससे ये हुआ जो आपने जिक्र किया कि ये बात साबित हो गई कि इस देश में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं है। और इस देश में मेरिट ऐसे नहीं गिने जाएगी कि आपके इस एग्जाम में नंबर कहां आए। मेरिट वो फासला है जहां पापा जी ने आपको उतारा था और उसके बाद कितने कदम आपने खुद चले, वो फासला मेरिट है। खाली आपके इम्तिहान के नंबर मेरिट नहीं है। इस बात को अगर चाहे आर्थिक आरक्षण के नाम पे कुछ लोगों ने आज स्वीकार लिया तो ये अच्छी बात है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत को इस देश ने हमेशा माना है। कुछ अखबारों में, कुछ अंग्रेजी लिखने वालों में, कुछ बुद्धिजीवी कहने वालों में इसको बीच बीच में लेके सवाल उठते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज से परिचित नहीं है। जैसे ही आप समाज के नजदीक जाएंगे आपको सच्चाई दिखाई दे जाएगी। ये तो फायदा हुआ। उसके अलावा मुझे आज की इस बहस में बहुत कुछ गंभीरता दिखाई नहीं देती। ये केवल सिर्फ दिखाने का खेल है। 2-4 बात आप देखिए, जैसा आपने खुद भी कहा, चुनाव से 100 दिन पहले अचानक सरकार को याद आता है कि भाई हमें सामाजिक न्याय करना है। अंतिम दिन उसका जो इस संसद का लगभग अंतिम सत्र है, अंतिम सत्र के अंतिम दिन बिना किसी नोटिस के अचानक हड़बड़ी में लाएं, क्या देश को पता नहीं लग रहा कि आप क्या खेल खेल रहे हैं?
जाट आरक्षण के नाम पे कांग्रेस ने क्या खेल खेला था दुनिया को दिखाई नहीं देता था पर क्या? इसमें एक सबको बात दिखा। है योगेंद्र जी, दूसरी बात ये अरुण है- जेटली ने स्पष्ट किया कि अभी तक की सरकारें, और उसमें उन्होंने गुजरात सरकार का भी जिक्र किया कि गुजरात सरकार ने वहां विधानसभा चुनाव के बाद 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया। पर अरुण जेटली ने कहा कि अब तक लोग नोटिफिकेशन से करते थे, हम संविधान बदल दे रहे हैं। तो संविधान बदल रहे हैं तो इसलिए इसमें स्थायित्व का भाव ज्यादा है, ये जुडिशियल स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं बनेगा। उनका आशा ये था कि यही जुडिशियल गलतफहमी स्क्रूटनी है का ये रवीश। हिस्सा नहीं बनेगा, तो हम ये मुकम्मल काम कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट की बात से डरने की जरूरत नहीं है। यही बात गलतफहमी है, और अरुण जेटली तो बहुत समझदार वकील हैं, तो वो जानते हैं कौन सी बात कहनी है, किस बात को छुपाना है। जिस बात को वो छुपा गए वो ये कि भारत में संविधान संशोधन एक अंतिम बात नहीं होती। दुनिया के कई देश हैं जहां संविधान संशोधन हो जाए उसके बाद कोई उसे छू नहीं सकता, कोर्ट छू नहीं सकता। हमारे देश में पिछले 40-50 साल से मान्य सिद्धांत है, केशवानंद भारती केस के बाद से, कि संविधान संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। और अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की जो धारणा रही है, अगर आप इंदिरा साहनी का जजमेंट देखें, अगर उसकी भावना से जाएगा तो कोर्ट इस संविधान संशोधन को भी पलट देगा। पलटे ना पलटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। मान लीजिए पास हो जाता है, मान लीजिए संविधान संशोधन पास हो जाता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार कर लेता है। मेरा प्रश्न सीधा ये है, ये होने से क्या वास्तव में किसी एक भी जनरल कैटेगरी के गरीब व्यक्ति को फायदा होगा? मेरा उत्तर है नहीं। विचार अपने आप में ठीक है, जनरल कैटेगरी की आज 51% सीट खाली है, क्यों नहीं उसमें होगा? से 10% मान आप लीजिए जनरल कि कैटेगरी वैकेंसी के गरीब नहीं को दे है। दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लाखों वैकेंसियां नहीं है, लेकिन 100 वैकेंसी में ही अगर किसी गरीब को रिजर्वेशन मिलता है तो क्यों नहीं फायदा होगा? और गरीब नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस 10% में जाट हैं, पटेल हैं, मुसलमान हैं और ईसाई हैं। अभी तक मुसलमानों के रिजर्वेशन, हालांकि ओबीसी के कैटेगरी में उनको दिया गया था, लेकिन किसी और तरीके से मुसलमानों के आरक्षण की बात स्वीकार नहीं की जाती थी, खासकर बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज उनके सभी सांसद और मंत्रियों ने इस बात को खास तौर से रेखांकित किया है कि इसमें सभी धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं और ईसाई भी हैं। तो इस 10% में हो सकता है कि गरीब ये देखे कि आसपास की हाँ वो भी दावेदार है रिजर्वेशन का, उसका भला हो जाएगा। हाँ रविश, अगर इतनी बात होती तो मैं आपसे सहमत हो जाता, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सवर्ण का मामला नहीं है, जनरल कैटेगरी, सामान्य, जिसके अंदर सब जाति, जिसको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला वो सब लोग शामिल हैं। अगर इसकी डेफिनेशन गरीब की सचमुच गरीब तक रखी जाती, मान लीजिए ये होता कि भाई जिसको 1 लाख 2 लाख रुपए तक की इनकम है उनको मिलेगा, तो वो वास्तव में गरीब है इस देश के अंदर। जिसकी सालाना इनकम 1 लाख के करीब है, 2 लाख के करीब है, तो वास्तव में कई गरीब बच्चों को फायदा हो जाता। अब इस सरकार की आप नियत देखिए, क्या कह रहे हैं? 8 लाख रुपया टैक्स में जो कि इनकम डिक्लेयर करेगा, वो कौन करता है? जिसकी मंथली सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होती है, वो जाके 8 लाख रुपए डिक्लेयर करता है। ऐसे कितने लोग हैं इस देश में? टैक्स देने वालों में केवल 30%, और टैक्स कितने लोग देते हैं इस देश में? केवल 3%। यानी कि देश की आबादी का केवल 1% होगा जो कि इससे बाहर रहेगा, बाकी सब इस कैटेगरी में आ गए। अब आप बताइए, एक बिहार के गांव से आने वाला वो मजदूर जो कि ब्राह्मण है, दिल्ली में आया है, रिक्शा चलाता है क्योंकि गांव में मजदूरी कर नहीं सकता, एक तो उसकी गरीबी है। दूसरा, दिल्ली में रहने वाला कोई वकील, आप मेरे जैसा पत्रकार, कोई प्रोफेसर, वो व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख तक है, ये बिल दोनों को, ये सरकार का जो नियत है, दोनों को एक साथ खड़ी कर देती है। तो गरीब का फायदा करने की कोई नियत नहीं है। आप ही देखिए ना, 8 लाख रुपया की इनकम, 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है इस देश में? जिनके पास जमीन है उनमें से सिर्फ 14% के पास 5 एकड़ या ज्यादा जमीन है। तो इसका नतीजा यह होगा कि हर कोई व्यक्ति, जनरल कैटेगरी के 90% लोग गरीब डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है। अब उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि उनके लिए 10% रिजर्व किया जाएगा जिनके पास आज ऑलरेडी 20-25% कम से कम है। 51% पोस्ट आजकल ओपन है। उसमें से जनरल कैटेगरी के लोगों को कितनी मिलती होंगी? क्योंकि कुछ ओबीसी और SC/ST को भी मिल सकती है जनरल में। कम से कम 40-45% आज जनरल को मिल रहा है। उस 40-45 में से जिसको गरीब आज बताया जा रहा है, 8 लाख से नीचे वाले, इनके पास कितनी होगी? कम से कम 20% तो होगी उस 40 में से। जिसका मतलब है
कि जिसे ऑलरेडी 20% मिल रहा है उसको 10% का कोटा दिया जा रहा है। आज से 40-50 साल पहले लड़कियों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोटा होता था 10%। उसके बाद लड़कियां अपने आप 35% सेलेक्ट होने लग गई, 50% सेलेक्ट होने लग गई, 60% सेलेक्ट होने लग गई। अब अगर कोई कहे कि हम महिलाओं को 10% मेडिकल कॉलेज में कोटा देंगे तो ये मजाक है ना, क्योंकि अपने आप ही उससे ज्यादा सेलेक्ट हो रही हैं। इसलिए ये जो आज किया जा रहा है ये मजाक है। मैं इसे गंभीरता से तब लेता अगर अरुण जेटली जी संसद के सामने कुछ आंकड़े रखते। वो कहते कि हमारे हिसाब से गरीब वो है जो कि 8 लाख से नीचे है, और इस देश में इतने पिछले 10 साल के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें इतने लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी के थे, 8 लाख से नीचे थे। देखो इन बेचारों को 10% भी जॉब नहीं मिल रहे थे, हम इनको 10% दिलवाएंगे। क्यों नहीं उन्होंने आंकड़ा जेटली रख दें तो क्या सामने आ जाएगा? ही नहीं, आंकड़ा दिखाता। हाँ। अगर आंकड़ा रखा जाएगा तो पता लगेगा कि ये जो 8 लाख से नीचे वाले लोग हैं, याद रखिए 8 लाख इस देश में बहुत बड़ी सीमा है, और ये तो वो लोग हैं जो टैक्स देने वाले हैं। बिजनेसमैन तो अगर 20-25 लाख भी कमा रहा होगा तब भी वो 8 लाख डिक्लेयर नहीं कर रहा होगा। तो इस 8 लाख से नीचे तो इस देश में सारी जनता आ जाएगी, और अगर आप उसको देखेंगे आंकड़ा यदि आएगा तो आपको पता लगेगा कि देश के जितने भी नौकरी, जैसा आपने ठीक कहा, मान लीजिए 100 नौकरी भी मिल रही है, तो उस 100 नौकरी में से कम 20-25 तो इन लोगों को मिल ही रही होंगी जो जनरल कैटेगरी के 8 लाख से नीचे हैं। तो उसको 10% का कोटा देने का मतलब है उनको एक भी एडिशनल सीट नहीं मिलेगी। जो पहले ही 20-25% सेलेक्ट हो रहा है उसको 10% का कोटा देने का क्या मतलब है? इसीलिए मैं कहता हूं ये मजाक है, और इस देश का डिस्कशन ऐसा होता है कि इस न्यूनतम बात पे पता नहीं संसद में चर्चा हुई भी कि नहीं हुई, किसी ने पूछा भी कि नहीं कि भाई आप कैसे कर सकते हो। कई सवाल उभरे, जैसे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के सांसदों ने खास तौर से कहा कि वो जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो जब जाते थे तो अगड़ी जाति के बच्चे नौजवान घेर लेते थे कि आप रिजर्वेशन वाले हैं, आपकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिलती है। तो अब लोग जो हैं हम जैसे सांसदों को घेर के नहीं कहेंगे कि हमारी वजह से नौकरी नहीं मिलती है। तो शायद वो ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन के नाम पे रिजर्व कैटेगरी कह के अलग तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, एक और दोयम दर्जे की निगाह से देखा गया। अब उन्हें नहीं देखा जाएगा क्योंकि रिजर्व कैटेगरी अब उनके बीच में भी है जो इस तरह से देखा करते थे। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें और कही जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कई सांसदों ने इस बात को रेखांकित किया कि कास्ट सेंसस आप सामने लाइए और आबादी के हिसाब से दे दीजिए, 100% आरक्षण दे दीजिए। जिसकी जितनी आबादी है, अनुप्रिया पटेल ने तो यह भी कहा कि 27% ओबीसी है को आरक्षण है, जबकि आबादी हमारी 55% से ज्यादा है। अगर ये रिपोर्ट आ जाएगी, सामने खुल जाएगी तो हमें 55% दिया जाए। आपको ये बात, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या ये तर्कसंगत बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो कि ओबीसी का 52% होना, 50-55% होना ऐसे सच नहीं है। ओबीसी देश के अंदर 42, 43, 44% के करीब है। और दूसरा ये कि पूरे देश की सारी नौकरियों को आप संख्या के हिसाब से बांट लो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नौकरी में कोई योग्यता की बात होती है। योग्यता का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कहा, योग्यता केवल आपके एग्जाम के नंबर नहीं है, लेकिन इस देश की सारी नौकरियों को हर जाति का जितना हिस्सा है उसके हिसाब से बांट लिया जाए, ये तो कोई न्याय का सिद्धांत नहीं हुआ। योग्यता देखते वक्त आप किसी के डिसएडवांटेज को देखिए, उसकी योग्यता को ठीक ढंग से नापिए। कोई मुश्किल से आया है तो उसकी योग्यता आप अलग तरीके से नापिए, लेकिन योग्यता के सिद्धांत को परे कर देना तो अपने आप में समझदारी की बात नहीं है। दिक्कत यह होती है क्योंकि इस देश में 2 चीजें फेल हो गई हैं। एक तो सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती बच्चों को, जो गरीब बच्चा है उसको तो शिक्षा मिलती नहीं है। दूसरा, नौकरियां नहीं मिलती। तो एक तरफ शिक्षा नहीं है, दूसरी तरफ नौकरी नहीं है। ले दे के रिजर्वेशन एक चीज लगती है जिससे कुछ हो जाता है, तो सारी दुनिया रिजर्वेशन के सवाल पे पिली पड़ी रहती है, जो हमारी सोच का बहुत बड़ा दोष है रवीश। आरक्षण एक विशेष बीमारी के लिए एक छोटी इलाज है। ये एक दवाई है, छोटी दवाई है, एक खास तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए, और वो ये है कि जिन्हें सैकड़ों हजारों साल से इस देश में दोयम दर्जे में रखा गया, जिन्हें समाज से बहिष्कृत करके रखा गया, जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं लेने दिया गया, शिक्षा संस्थान से बाहर रखा गया, जिनके लिए बैन था कि आप वेद पुराण सुन नहीं सकते, उनको विशेष अवसर दिया जाए बराबर आने का, कि इसके लिए दवाई थी। हमने इस आरक्षण को अब एक रामबाण औषधि बना दिया है, जहां पे प्रॉब्लम हो लगाओ आरक्षण का इंजेक्शन। ऐसे नहीं हो सकता, और इसके लिए अंततः हमें इन 2 बड़े सवालों पे बात करनी पड़ेगी।
पहला शिक्षा का सवाल, दूसरा रोजगार के अवसर का सवाल। जैसा आपने कहा कि आज की बहस से एक फायदा यह हुआ होगा कि आरक्षण पे जो दाग लगा हुआ है शायद मिट जाए, हो सकता है, पूरा विश्वास तो मुझे नहीं है, मिट जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरी दूसरी उम्मीद है कि आज की बहस से लोगों को शायद याद आ जाए कि नौकरी नामक समस्या इस देश में है, जिससे पिछले 4.5 साल से ये सरकार इंकार कर रही है। पिछले अगर 8 महीने इस पे से कुछ योगेश बहस जी इस देश में हो जाए, नौकरी बहुत की बड़ा काम समस्या हो पे चल रहा हूं और अभी भी लगता है कि मैं कहां भाग जाऊं, इतनी समस्याएं रोज आते हैं। आज भी इलाहाबाद में लड़के 2016 की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक टीचर हैं, जिसमें अपर कास्ट भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं, जनजाति के भी अध्यापक हैं, मुसलमान भी हैं, वो सब 4-5 आज तो महिला शिक्षिकाएं जो थी वहां पर अपने बच्चों को लेकर गई थी, जबकि इतनी बंदिशें हैं, तो नौकरी की इतनी समस्याएं हैं, तो वो मैं देख रहा हूं। लेकिन फिर भी एक जाते जाते एक सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर में 60% रिजर्वेशन की बात रामविलास पासवान ने कही है। मेरा अपना मानना है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में केवल रिजर्वेशन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन का इंजेक्शन हर जगह न ठोकिए, हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको सामाजिक न्याय का सिद्धांत लाना पड़ेगा। सामाजिक न्याय का सिद्धांत का मतलब केवल आरक्षण नहीं है, तमाम चीजें कर सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में। कम से कम शुरुआत में ये तो पूछना शुरू कीजिए कि भाई आपके पास कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है, यहां से तो शुरू कर सकते हैं आप कम से कम। और एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर ये सरकार गंभीर है जो बातें कर रही है, वो 10% नौकरियां कब आप एडवर्टाइज करेंगे, कब संविधान संशोधन होगा, कब पास होगा, कब आप नौकरियां देंगे, लंबा मामला है। आप एक छोटी चीज क्यों नहीं कर देते? और इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए, उसके लिए आपको केवल कल ऑर्डर करना है। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में। 24 लाख नौकरियां देश भर में रिक्त पड़ी हैं, जिनसे आप संविधान संशोधन पास करवाएंगे सारी विधानसभाओं से। उनको फोन करके ये क्यों नहीं कह देते कि भाई जो नौकरियां खाली पड़ी हैं भर दो? कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए, कोई कानून नहीं चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वो कर देना तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आरक्षण और आज के फैसले पर, विधेयक पर बात करते हुए, जानकारियां देते हुए। हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सीबीआई में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद पर बहाल कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ उन्हें तब तक नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है जब तक उनकी नियुक्ति करने वाली सिलेक्शन कमेटी सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह तय नहीं करती कि उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए या नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस बता रही है कि यह सरकार के मुंह पर तमाचा है, तो बीजेपी आलोक वर्मा के अधिकारों में कटौती को सरकार के हक में बता रही है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को बहाल कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि उनके बारे में यह अंतिम फैसला नहीं है। ये पूरा मामला अब प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सिलेक्शन कमेटी को जाएगा, जिसने उन्हें सीबीआई निदेशक चुना था। आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की रिपोर्ट को अब ये कमेटी देखेगी और 1 हफ्ते में तय करेगी कि उन्हें हटाया जाए या नहीं। तब तक आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी उसके सामने 1 हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल तय करने का मकसद उसे राजनीतिक दबाव से बचाए रखना है। इसी की रोशनी में अदालत ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बिना
सीबीआई निदेशक का ट्रांसफर कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये तबादला भी छुट्टी पर भेजे जाने के समान है। विधायिका को सीबीआई निदेशक के दफ्तर को संरक्षण देना चाहिए ताकि एजेंसी की स्वतंत्रता बनी रहे। आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीवीसी एक्ट में संशोधन की जरूरत है। आलोक वर्मा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अभी उन्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना है जब हाई पावर कमेटी 1 हफ्ते के भीतर मीटिंग करेगी, उनके केस पर फैसला करेगी। तब तक का इंतजार सभी को रहेगा। इस बीच आलोक वर्मा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी जीत बताना शुरू कर दिया। वर्मा की फिर से बहाली को कांग्रेस ने सरकार के मुंह पर तमाचा कहा। ये मोदी सरकार के निर्णय और नीतियों पर एक करारा तमाचा है। स्वाभाविक तौर से अगर प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय गलत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज निरस्त किया है, तो सबसे पहले तो मोदी जी पूरे देश से अपने इस षड्यंत्रकारी निर्णय के लिए माफी मांगे और फिर अगर थोड़ी सी भी कानून और संविधान की परंपरा और परिपाटी को लेकर सम्मान है तो इसका टेन्योर वापस दिया जाए, क्योंकि वो निर्णय ही इलीगल था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसले को रफाल की जांच के मुद्दे से जोड़कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ललकार दिया। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उधर सरकार को लगता है कि कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये विडंबना ही है कि जिस हाई पावर कमेटी में आलोक वर्मा की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया था, अब उसी हाई पावर कमेटी में कांग्रेस आलोक वर्मा के साथ तन कर खड़ी होगी। सवाल है कि अगर आलोक वर्मा के तमाम अधिकारों को हाई पावर कमेटी वापस लौटा भी देती है तो क्या वे रफाल मामले की सीबीआई जांच की दिशा में आगे बढ़ेंगे? सीबीआई निदेशक के तबादले के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के बाद निगाहें अब सेलेक्ट कमेटी के फैसले पर रहेंगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव और हिमांशु शेखर के साथ उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।